हेलो एवरीवन, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने हैं और टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग, जो है चैप्टर नंबर 14 ऑफ योर टेक्स्ट। इसके है आपके 4 मार्क्स। यहाँ पे जो आपका फाइनल एग्जाम होगा वहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा। और आपका जो JEE मेंस होता है ना, उसमें भी इसके 4 मार्क्स आते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। ये जो है मैथमेटिकल रीजनिंग जो टॉपिक है ना, ये मैथमेटिक्स से थोड़ा हट के है। मतलब ये थोड़ा थोरेटिकल है, जो यूजुअली हम थोरेटिकल चीज़ें नहीं करते हैं मैथमेटिक्स में। लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग को पढ़ने में मज़ा आता है, इवन कि पढ़ाने में भी मज़ा आता है। ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग है ना, इसका और एक नाम है और वो है बोलिन अलजेब्रा। बोलिन अलजेब्रा। ये बोलिन अलजेब्रा या मैथमेटिकल रीजनिंग कहाँ से आई? एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जॉर्ज। मैथमेटिशियन एक था जिसका नाम था जॉर्ज बोली। इसी ने बोलिन अलजेब्रा दिया। चलो पहले बात करते हैं। हम सबको मालूम है ये जो इंसान है, इंसान में ऐसा कौन सा खास चीज है जो इस इंसान को दुनिया में बाकी सारी प्रजातियों से बेहतर सुपीरियर बनाता है। एंड वो है सोच, द रीजनिंग, द एबिलिटी ऑफ रीजनिंग। ऊपर वाले ने इंसान में ये चीज रख दी कि ये सोच सकता है। बाकी जो दुनिया में प्रजातियां हैं ना, बाकी जो स्पीशीज है ना, वो सोच नहीं सकती। तो इसी बेसिस पे इंसान बाकी सबसे सुपीरियर बन गया। और हम सबको मालूम है एक और दूसरे इंसान में भी सोचने का ताकत डिफरेंट होता है। और ये रीजनिंग ही है, ये सोच ही है जो एक इंसान से दूसरे इंसान से बेहतर बनाती है। आर यू गाइस गेटिंग मी? और हमारी इस मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल रीजनिंग में, रीजनिंग 2 टाइप्स की होती है। जो आपकी ये रीजनिंग है ना, ये 2 टाइप्स की होती है। एक तो इसे कहा जाता है इंडक्टिव रीजनिंग। क्या कहा जाता है एक रीजनिंग को? इंडक्टिव रीजनिंग। एंड दूसरे को कहा जाता है डिडक्टिव रीजनिंग। ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है ना, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा है ये चैप्टर 4, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। चैप्टर 4 दैट्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, PMI, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे इस डिडक्टिव रीजनिंग का बेसिक। आर्गुमेंट। ये जो जॉर्ज बोली साहब था ना, इसने क्या किया? इसने देखा जब लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जब लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ता है किससे? सेंटेंसेस के द्वारा। सेंटेंसेस के थ्रू लोग आपस में कम्युनिकेट, वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में, चाहे इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, उर्दू में, किसी भी लैंग्वेज में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट। इसने देखा जो सेंटेंसेस का यूज करते हैं लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में, इन सेंटेंसेस में बहुत सारे सेंटेंसेस जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिनका आंसर या तो यस और नो में देना पड़ता है, या जिनका आंसर ट्रू फॉल्स में हम लोग देते हैं। बात आ रही समझ में? क्या कहता हूं? हम जो आपस में गुफ्तगू करते हैं ना, कम्युनिकेट करते हैं ना, किन के द्वारा? सेंटेंसेस के थ्रू। उन सेंटेंसेस में बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका हम लोग आंसर देते हैं एक दूसरे को आइदर इन यस और नो, या ट्रू या फॉल्स में। जैसे आपकी मम्मी आपसे कहती है खाना खाओगे? आप कहते हैं नो। वो कहती है पेप्सी पियोगे? हाँ हाँ पीऊंगा। पढ़ोगे? हाँ। मैथमेटिक्स पढ़ोगे? हाँ। आ रही बात समझ में? सर क्या ये जो आप लेक्चर दोगे, लेक्चर के ड्यूरेशन कम रखोगे? यस। अरे ना बस। या कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, 2 इज ऑड, 2 इज ऑड, आप क्या कहोगे? इट्स फॉल्स। सिंपल आंसर में देखो, 2 इज ऑड, फॉल्स। 3 इज इवन, आप क्या कहोगे? फॉल्स। 5 इज ऑड, आप कहोगे ट्रू। दिल्ली इज इन इंडिया, आप कहोगे ट्रू। श्रीनगर इज इन कश्मीर, आप कहोगे ट्रू। तो कहने का मतलब है जो हाँ कम्युनिकेशन करता है एक इंसान दूसरे इंसान के साथ, इस कम्युनिकेशन में हम सेंटेंसेस का यूज करते हैं। लेकिन इन सेंटेंसेस में बहुत सारे सेंटेंसेस जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, जिनका हम आंसर यस और नो या ट्रू फॉल्स में देते हैं। तो इस जॉर्ज बोली साहब ने क्या किया? इसने बोला
ऐसे ही सेंटेंसेस या ऐसे ही स्टेटमेंट्स का जो हम अलजेब्रा बनाएंगे उसी का नाम दिया बूलियन अलजेब्रा। इसने बोला जो आप मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पढ़ते हो ना, आप उसको अपनी जगह रखो, मैं एक दूसरा अलजेब्रा बनाऊंगा, उसका नाम क्या रखा? बूलियन अलजेब्रा। कैसे बनाए बूलियन अलजेब्रा? इसने वो सारे सेंटेंसेस लाए जिनका आंसर या तो यस और नो में दिया जाता है या ट्रू फॉल्स में, और उनके साथ आपस में एक अलजेब्रा बनाया जिसका नाम दिया फिर बूलियन अलजेब्रा, जिसे हम यहां पे कहते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। चलो कुछ सेंटेंसेस की बात करूंगा मैं पहले। जो सेंटेंसेस आपके होते हैं ना, वो कैसे कैसे सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंसेस को 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। एक सेंटेंस को हम कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस। क्या? एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस होता है वो सेंटेंस जो रिप्रेजेंट करता है एजर्शन को या डिक्लेरेशन को। किसको? एजर्शन को या डिक्लेरेशन को, जिसे कहेंगे जो दावा को रिप्रेजेंट करता हो। किसको? दावा को। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर दोगे, फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो आपकी अर्थ है ये सन के इर्द गिर्द घूमती है। ये आपने दावा किया, अपनी डिक्लेरेशन की, तो इसे कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस। एक दूसरे टाइप के सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इंपेरेटिव। ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये एक्सप्रेस करते हैं रिक्वेस्ट। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स रिक्वेस्ट को या कमांड को। जब आपके सेंटेंस किसको रिप्रेजेंट करता हो, या तो रिक्वेस्ट को या कमांड को, उसे हम कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे हम एग्जांपल में लिखेंगे प्लीज ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी। मेहरबानी करके मेरे लिए एक चाय का कप लाओ। आई बस में। ये हो गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इस चीज को आप थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा। क्या हमने पढ़ा अभी तक? एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस में हम लोग ऐसा सेंटेंस जो एजर्शन को रिप्रेजेंट करता हो, जो डिक्लेरेशन को रिप्रेजेंट करता हो, डेट्स जो दावा को रिप्रेजेंट करता हो। फिर हमने बोला इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस या तो रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है या कमांड को। जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है ना, उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग। क्या? इनमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। फीलिंग लाइक हाउ बिग, हाउ स्मॉल, कितना बड़ा, कितना छोटा। लाइक हाउ बिग इज द माउंटेन, ये पहाड़ कितना बड़ा है। ये किसको? ये कैसा सेंटेंस हो गया आपका? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड द लास्ट वन, फोर्थ वन जो आपका सेंटेंस, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। एंड यू नो ऑल, इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। इसमें क्वेश्चंस, जो सेंटेंसेस क्वेश्चंस पूछते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरोगेटिव। सब वो सिंपल, यूजुअली आपसे बहुत सारों ने पूछा होगा आज तक, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। बात आई समझ में? हमने यहां पे डिस्कस किया जो सेंटेंसेस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। इस चीज को आप राइट डाउन करो, हम कंटिन्यू करते हैं। चलो अब हम फॉर्मली रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। दैट इज जो हमारा मेन टॉपिक है, जिस पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है। वो हमें पहली चीज जो समझनी है मैथमेटिकल रीजनिंग में हमें, वो है स्टेटमेंट। किस चीज को कहते हैं? स्टेटमेंट। बच्चा लोग स्टेटमेंट कहते हैं ऐसे एसर्टिव सेंटेंस को जो या ट्रू हो या हो फॉल्स, बट नॉट बोथ। किसको हम स्टेटमेंट कहते हैं? ऐसे एसर्टिव सेंटेंस को जो या सच हो या हो इनकरेक्ट, दैट्स गलत, लेकिन ऐसा सेंटेंस नहीं होना चाहिए जिसमें हम कहें कि ये ट्रू भी है फॉल्स भी। बात आ रही समझ? अभी इस चीज को राइट डाउन करते हैं। सेंटेंस, स्टेटमेंट हम लिखेंगे स्टेटमेंट। Statement is an assertive sentence. Is an assertive sentence which is जो हो either true or false but not both.
किस चीज को स्टेटमेंट कहा जाता है? स्टेटमेंट हमने बोला इट इज एन एसर्टिव सेंटेंस, दैट्स ये ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दावा किया जाता है, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए जो या ट्रू हो या हो फॉल्स, लेकिन दोनों नहीं हो सकता। ऐसा सेंटेंस जो या ट्रू हो, सच हो, या हो गलत, लेकिन दोनों के दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकता। बात आ रही है समझ में? चलो कुछ एग्जाम्पल्स में देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे दिल्ली इज इन नेपाल। बोलो बेटा, हमने एक सेंटेंस लिखा, क्या ये स्टेटमेंट है कि नहीं? इसको हम स्टेटमेंट तब बोलेंगे जब ये ट्रू हो या हो फॉल्स। क्या दिल्ली नेपाल में है? आप कहोगे क्लियरली इट नो। जब ये नो कहा तो डेट में इट इज एन स्टेटमेंट। बात आ रही ना समझ में? जो भी कोई स्टेटमेंट, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स, यहां ये मत कहना कि ये फॉल्स है, स्टेटमेंट नहीं है। नहीं, वो सेंटेंस या ट्रू होना चाहिए तब भी वो स्टेटमेंट होगा। अगर एक सेंटेंस आपका फॉल्स है तब भी वो स्टेटमेंट बनेगा। लेकिन ऐसा कोई सेंटेंस जो या ट्रू और फॉल्स हो तब वो कहलाएगा, वो स्टेटमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2 + 5 = 7। 2 + 5 = 7। क्या आपको पता है 2 + 5 7 होता है? यस, इट्स ट्रू एंड हेंस इट इज ए स्टेटमेंट। आप कहोगे 3 - 2 = 1। इट इज अगेन ट्रू। यस, इट इज ट्रू। यस से मतलब हियर ट्रू। चलो नो, यस नो में नहीं लिखेंगे, ज्यादा हम लिखेंगे इट्स फॉल्स। जो ये सेंटेंस है फॉल्स सेंटेंस है, देन ये कहलाएगा स्टेटमेंट। ये जो सेंटेंस है इट इज ट्रू स्टेटमेंट, तभी स्टेटमेंट कहलाएगा। इट इज आल्सो ट्रू स्टेटमेंट, तो ये भी स्टेटमेंट है। बात आ रही है समझ? चलो वन मोर। श्रीनगर इज इन कश्मीर। श्रीनगर इज इन कश्मीर। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? ये ट्रू है। अगर ये ट्रू सेंटेंस है तब ये कहलाएगा स्टेटमेंट। बात आ रही है बेटा समझ में? चलो मैं अब एक ऐसी एग्जांपल आप लोगों को दूंगा जो स्टेटमेंट नहीं होगी। जैसे हम कहेंगे इंडिया इज ब्यूटीफुल। हम ये कहें यस, इंडिया इज ब्यूटीफुल देन अमेरिका। चलो हमने क्या लिखा? इंडिया इज ब्यूटीफुल देन अमेरिका। चलो अगर आपने किसी राम सिंह से पूछा कि क्या ये सच है या गलत, क्या ये ट्रू है फॉल्स, वो कहेगा, राम सिंह कहेगा यस इंडिया इज ब्यूटीफुल, वो कहेगा ट्रू है। लेकिन अगर यही सेंटेंस आपने से जॉर्ज बेली से पूछा तो वो क्या है कहेगा? क्या वो कहेगा इंडिया ब्यूटीफुल है, किससे खूबसूरत है? अमेरिका से। वो कहेगा नो, फॉल्स, इट्स फॉल्स। लेकिन आपने इससे नीरज से पूछा इंडिया इज ब्यूटीफुल, इंडिया खूबसूरत है अमेरिका से, वो कहेगा यस इट्स ट्रू। अगर आप पूछोगे इससे वॉशिंगटन से, वो कहेगा इट्स टोटली फॉल्स। तो यहां पे क्या हो रहा है, इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग जो लोगों की राय है वो वैरी होती है, वो चेंज होती है एक परसेंटेज दूसरे परसेंट तक। ऐसा सेंटेंस जिसके बारे में जो आपकी राय है ना, वो अगर वैरी हो जाए, चेंज हो जाए एक बंदे से दूसरे बंदे तक, उस स्टेटमेंट को, उस सेंटेंस को हम कहेंगे वो स्टेटमेंट नहीं है। या ऐसा कोई सेंटेंस जो एक पैरामीटर में ट्रू हो, दूसरे पैरामीटर में फॉल्स हो, वो सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। तो हम लिखेंगे अबव सेंटेंस इज नॉट स्टेटमेंट। बात आ रही बेटा समझ में? क्या हमने बोला? स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस होता है जो या ट्रू हो या हो फॉल्स, लेकिन दोनों के दोनों नहीं हो सकता। और हमने देखे कुछ सेंटेंसेस जो या ट्रू हो या फॉल्स हो, तो हमने बोला वो स्टेटमेंट्स है। लेकिन यहां पे हमने एक सेंटेंस ऐसा उठाया जिसके बारे में हम नहीं बता सकते, कोई इसमें बोलता है कि ये ट्रू है, कोई बोलता है फॉल्स है, तो यूनिवर्सल एक ही ओपिनियन यहां पे नहीं बन रही है, यूनिवर्सल ओपिनियन नहीं बन रही, तो हम कहेंगे दिस सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ऐसा एक स्टेटमेंट, समझो मेरी बात को, हमने भी बोला सेंटेंस किस, स्टेटमेंट किस सेंटेंस को कहते हैं, लेकिन मैं अब बोल रहा हूं
एक ऐसा स्टेटमेंट जो ट्रू स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा सेंटेंस जो ट्रू सेंटेंस होता है, उसे हम कहते हैं ट्रू स्टेटमेंट और वैलिड स्टेटमेंट। बात आ रही ना समझ में? जो स्टेटमेंट ट्रू होता है उसका नाम दिया जाता है एज वैलिड स्टेटमेंट, और ऐसा स्टेटमेंट जो फॉल्स होता है उसे हम कहते हैं इनवैलिड स्टेटमेंट। बात आ रही ना समझ में? इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी याद रखने के लिए, जानने के लिए मैंने बोला कि कोई भी स्टेटमेंट जो ट्रू हो उसे कहते हैं हम लोग वैलिड स्टेटमेंट, और ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो फॉल्स हो उसे कहते हैं हम लोग इनवैलिड स्टेटमेंट। चलो इस चीज को राइट डाउन करो, हम एक्सरसाइज करते हैं। चलो अब है एक्सरसाइज 14.1 ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। इस एक्सरसाइज 14.1 में हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनके ऊपर जो क्वेश्चन लिखा गया था आपको बोलना है कि ये सेंटेंसेस स्टेटमेंट है कि नहीं। आपको क्या बोलना है? ये स्टेटमेंट है कि नहीं, और जो स्टेटमेंट होगा उसके लिए रीजन देना है क्यों है वो स्टेटमेंट, और अगर कोई सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होगा तो उसके लिए भी रीजन देना है कि क्यों नहीं है वो स्टेटमेंट। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट सेंटेंस दिया गया इसके बारे में। देयर आर 35 डेज इन ए मंथ। ये कहता है कि एक महीने में, एक मंथ में 35 दिन होते हैं, 35 डेज होते हैं। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? इट इज टोटली फॉल्स। क्यों? वी नो एक मंथ में टोटल 31 डेज हो सकते हैं, सो इट इज फॉल्स। हम क्या लिखेंगे? इट इज फॉल्स। क्यों है फॉल्स? एज मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ इज 31। तो जब ये फॉल्स सेंटेंस है इसे हम क्या कहते हैं? हेंस इट इज ए स्टेटमेंट। हेंस इट इज ए स्टेटमेंट। ये हुआ आपके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, कि फर्स्ट पार्ट में जो सेंटेंस दिया गया वो। सेकंड, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट ये कहता है मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। अगर यही चीज यूजुअली हम लोग गर्ल्स को बोले ना तो वो कहेंगे यस। हमारी वाली गर्ल्स को नहीं, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं जिसने मैथमेटिक्स लिया है आप, लेकिन मैंने कहा यूजुअली, ज्यादातर। अगर लड़कों में भी पूछे जाए तो कुछ लड़के बोलेंगे यस इट इज डिफिकल्ट, लेकिन कुछ लड़कों, कुछ बॉयज के लिए क्या होगा? इट इज इजी। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, यहाँ पे भी ओपिनियन वैरी होती है। कुछ लोगों के लिए ये ट्रू है, कुछ लोगों के लिए फॉल्स है, तो इसको कहेंगे नॉट स्टेटमेंट। सेकेंड पार्ट के लिए लिखेंगे नॉट ए स्टेटमेंट। क्यों नहीं है बेटा स्टेटमेंट? एज इट इज sometimes true or and at times it is false। क्या लिखा हम लोगों ने? हमने बोला कि ये जो सेकेंड सेंटेंस है ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? कभी ये ट्रू बन जाता है, कभी फॉल्स। दैट्स किसी के लिए सच हो सकता है, किसी के लिए गलत। तो अब है थर्ड पार्ट की बारी। द सम ऑफ 5 and 7 इज ग्रेटर देन 10। ये कहता है जब हम 5 और 7 को ऐड करें, जो आपका सम आएगा वो ऑलवेज वो 10 से बड़ा है। 5 + 7 कितना होता है बेटा? 12, which is true। 12 is always greater than 10। That means this statement is always true। जब ये always true है तो तब ये statement बनेगा। yes लिखेंगे yes it is a statement। yes it is a statement। क्यों है statement? अब आपको रीजन लिखना है। as it is always true। हमेशा किसी से भी पूछो वो ऑलवेज कहेगा yes sum of 7 + 5 is more than 10। अब आपके फोर्थ पार्ट की बारी। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज इवन। इवन से मतलब हियर इवन नंबर। ये कहता है किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, वो ऑलवेज इवन नंबर आता है। क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर किया जाए वो नंबर इवन आता है? सपोज अगर हमने 4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर आया 16, यस 16 इज इवन। लेकिन अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे बेटा वो आएगा 9 विच इज ऑड। यहां पे हमने क्या देखा? कुछ नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो वो इवन आता है, और कुछ नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो वो ऑड आता है। तो क्या इस सेंटेंस के बारे में आप बता सकते हो कि ये गलत या सही है? ये कभी गलत बनता है, कभी बनता है सही। तो हम कहेंगे इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। नो, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। आपने क्या लिखा? ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? आप क्या लिखा हुआ है? एट टाइम्स इट इज ट्रू एंड अदरवाइज समटाइम्स इट इज फॉल्स। कभी ये ट्रू बनता है, कभी फॉल्स। ये आपको पूरा लिखना है इसका।
द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, QUAD डॉट से मतलब द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैव इक्वल लेंथ। ये कहता है फिफ्थ पार्ट में जो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल से मतलब फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, ये कहता है उस क्वाड्रिलेटरल में जो फोर साइड्स होते हैं उन चारों साइड्स की लेंथ ऑलवेज एक जैसी होती है, इक्वल सेम होती है। लेकिन आपने पढ़ा होगा जो आपका पैरेललोग्राम होता है उसमें जो सारे साइड्स की लेंथ सेम नहीं होती है। आपका जो रेक्टेंगल होता है उसमें जो सारे साइड्स की लेंथ सेम नहीं होते, लेकिन अगर आप स्क्वायर लोगे, रोम्बस लोगे तो उसमें क्या होता है, उसमें चार के चारों साइड्स की लेंथ सेम होती है। तो इट अगेन इज नॉट ए स्टेटमेंट। क्यों? ये कभी ट्रू बन जाता है, कभी फॉल्स। अगर आप इसको क्या लोगे, एज स्क्वायर लोगे, एज रोम्बस लोगे तो उस केस में ये ट्रू बन जाता है, लेकिन आप रेक्टेंगल लोगे, पैरेललोग्राम लोगे तो तब ये बनता है फॉल्स। तो इसको भी लिखेंगे नॉट ए स्टेटमेंट, नॉट ए स्टेटमेंट, एज समटाइम्स इट इज ट्रू, as sometimes it is true and other times it is false। ये लिखा है। अब जो अपना सिक्स्थ पार्ट है ना आपके टेक्स्ट में, यहाँ पे मेरा यहाँ स्किप हुआ, सिक्स्थ पार्ट है आपका सेवंथ पार्ट है, सेवंथ पार्ट आपका सिक्स्थ पार्ट है, इससे कंफ्यूज मत होना। द प्रोडक्ट ऑफ -1 एंड 8 इज 8। ये कहता है अगर -1 को मल्टीपल किया जाए किसके साथ, 8 के साथ, वो आंसर आपका, वो रिजल्ट देगा आपका 8। तो क्या आपने पढ़ा है, यू नो -1 को जब हम 8 से मल्टीपल करते हैं तो वो बनता है -8, लेकिन ये कहता है -1 को मल्टीपल करने, 8 के साथ मल्टीपल करने पे 8 आता है, ये फॉल्स है। तो ये सेंटेंस ऑलवेज फॉल्स रहेगा। जब ये फॉल्स रहेगा तो ये स्टेटमेंट कहलाएगा। जो भी कोई सेंटेंस हो ना, वो या फॉल्स हो या ट्रू हो, वो ऑलवेज क्या होता है, स्टेटमेंट। तो यस हम लिखेंगे यस इट इज ए स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है। क्यों है स्टेटमेंट? एज इट इज ऑलवेज फॉल्स, इट इज ऑलवेज, ये जो सेंटेंस गिवन दिया गया है ये ऑलवेज फॉल्स है। अब लास्ट वाला, आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन। ये जो मैंने आपको बोले थे ना, जो आपके ये होते हैं सेंटेंसेस, वो 4 टाइप्स के होते थे। मैंने बोला था जो एजर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वही स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन जो आपका इंपेरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, वो आपका कभी भी स्टेटमेंट नहीं बना। ये जो है ना, ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस, इसमें आपसे ऑर्डर किया जाता है। क्या किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, आंसर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो यहां पे आप ये नहीं डिसाइड कर पाओगे कि ये ट्रू है या फॉल्स। मैं आपसे बोलूंगा आंसर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तो क्या बोलोगे आप कि मैंने जो आपसे बोला क्या ये ठीक है गलत? आप कहोगे सर ये नहीं बता सकते हम लोग ये। सो हम लिखेंगे नॉट ए स्टेटमेंट, नॉट ए स्टेटमेंट। क्यों नहीं स्टेटमेंट? एज इट रिप्रेजेंट्स ए क्वेश्चन। चलो इन चीजों को आप राइट डाउन करो, हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट। क्या कहा जाता है हमसे? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल्स तो पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास 10th में। वहां आपने क्या पढ़ा 10th में? ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स के बारे में जी। एक जो ट्रायंगल होती है जिसके 3 एंगल्स होते हैं, उन 3 एंगल्स का अगर हम लोग सम करें किसी भी ट्रायंगल के लिए ट्रू होता है, वो ऑलवेज 180 डिग्री के इक्वल होता है। दैट मींस ये जो आपका सेंटेंस है ये ट्रू सेंटेंस है। ट्रू सेंटेंस का मतलब वो स्टेटमेंट। हम लेंगे यस इट इज ए स्टेटमेंट, यस इट इज ए स्टेटमेंट। क्यों? रीजन क्या है? एज इट इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू है, ये कभी भी फॉल्स नहीं बनेगा। ये ऐसा नहीं कि कभी फॉल्स कभी ट्रू। कोई भी ट्रायंगल लो आप किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम करो, वो ऑलवेज 180 डिग्री। अब क्या है नेक्स्ट 9th पार्ट? टुडे इज ए विंडी डे, टुडे इज ए विंडी डे। आज हवाएं तूफान होने का दिन है, मतलब आज जो है आपका हवा तेजी से हवा चल रहा है। लेकिन यहां पे ये इस चीज का डिस्कशन नहीं कर रहा है कि किस दिन, कौन सा दिन, आज का दिन कौन सा, मतलब क्या 3 अगस्त है, 15 सितंबर है, 20 जुलाई ऑफ 2001 है, किस दिन के पर्टिकुलर दिन की बात नहीं कर रहा है। तो हम ये नहीं बता सकते कि किस दिन के बारे में बात कर रहा है, कि ट्रू है या फॉल्स है। मतलब हम यहाँ पे जज ही नहीं कर पा रहे हैं
कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसको भी कहेंगे नॉट ए स्टेटमेंट। क्यों नहीं है स्टेटमेंट, हमें नहीं पता ये किस दिन के बारे में बात कर रहा है। नॉट ए स्टेटमेंट एज इट डजंट रेफर टू ए पर्टिकुलर डे। किस बारे दिन के बारे में बात कर रहा है हमें नहीं मालूम, तो डेट्स वाई इट्स नॉट। हम नहीं कंक्लूड कर पाएंगे कि ये ट्रू सेंटेंस है या फॉल्स स्टेटमेंट। अब ऑल रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रखा है, वहां मैंने बताया था कि हर किसी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। दैट इज, अगर आपका कोई भी रियल नंबर से x है, x को आप लिख सकते हो a, डेट्स x लिखेंगे, x इज इक्वल टू x प्लस 0 आयोटा। आपका 0 आयोटा जो भी नंबर इस फॉर्म में लिखा जाता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और आपका अगर x कोई रियल नंबर है, इसको आप ऑलवेज इस फॉर्म में लिख सकते हो। आप कहोगे यस दिस स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट, यस इट इज अ स्टेटमेंट। क्यों है बेटा स्टेटमेंट? बिकॉज इट इज ऑलवेज ट्रू, एज इट इज ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू से मतलब हर किसी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये हुए एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो 10 पार्ट्स थे उन सब का सॉल्यूशन। अब इसका और एक क्वेश्चन बचता है, इस चीज को आप राइट डाउन करो, उस क्वेश्चन को भी हम लोग। अब है एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये कहता है आप ऐसे 3 सेंटेंसेस मुझे एज एग्जाम्पल के तौर पर दो जो सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होंगे, और आपको ये भी बताना है कि वो सेंटेंसेस क्यों नहीं है स्टेटमेंट। चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। चलो आप भी क्या कर लेना, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लेना एज 3 एग्जांपल्स जो स्टेटमेंट्स नहीं होंगे। आई ना बात में? आप क्या करोगे, आप मुझे, चलो 3 नहीं करना, आप क्या करना, अब बस मुझे एक एग्जाम्पल देना जो सेंटेंस होगा लेकिन स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। चलो हम लोग 3 सेंटेंसेस बनाते हैं जो स्टेटमेंट्स नहीं होंगे। से गिव मी योर बुक। देखो क्या है, गिव मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दो। क्या ये सेंटेंस आप कभी कह पाओगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है? ये यहां पे रिक्वेस्ट है, सपोज ये रिक्वेस्ट और कमांड, तो हम कहेंगे ये रिप्रेजेंट करता है रिक्वेस्ट और कमांड। मैंने बोल रखा है पहले ही, ऐसा सेंटेंस जो असर्टिव सेंटेंस, जो डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट करता हो, उसे हम कह सकते हैं वो स्टेटमेंट है। लेकिन ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, हम लिखेंगे इट रिप्रेजेंट्स a request or command, hence it is not a statement। तब स्टेटमेंट नहीं बनेगा क्योंकि हम नहीं बता पाएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। हो गया एक एग्जांपल, सपोज ए पार्ट इसका। चलो दूसरी एग्जांपल इसको देते हैं, इज एवरी रिलेशन ए फंक्शन, इज एवरी रिलेशन ए फंक्शन। मैं आपसे पूछता हूं, क्या बताओ हर कोई रिलेशन फंक्शन होती है कि नहीं? बात आ रही समझ में? तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में इस चीज का आंसर दीजिएगा, लेकिन मैं बताऊंगा, मुझे यहां पे बोलना है कि ये सेंटेंस स्टेटमेंट है कि नहीं। देखो यहां पे इस सेंटेंस पे क्या पूछा, यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको ये क्वेश्चन में आप नहीं बता पाओगे कि ये क्वेश्चन सही है या गलत। बात आ रही है ना समझ में? जब कोई डिक्लेरेशन दी जाए ना, फिर उस डिक्लेरेशन के बारे में हम बता सकते हैं कि ये ट्रू है फॉल्स, लेकिन यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप कभी नहीं बता पाओगे कि ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन पूछना ट्रू है या फॉल्स। तो अगेन नॉट ए स्टेटमेंट। क्यों नहीं स्टेटमेंट? एज इट रिप्रेजेंट्स, एज इट आस्क्स क्वेश्चन, हम लिखेंगे एज इट आस्क्स क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा। लास्ट से सी, Where are you going? आप कहां जा रहे हो? अगेन नॉट ए स्टेटमेंट। क्यों? अगेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नॉट ए स्टेटमेंट। क्यों नहीं है स्टेटमेंट? एज इट रिप्रेजेंट्स और आस्क्स क्वेश्चन। चलो गाइस, ये हो गई इसके साथ आपके मैथमेटिकल रीजनिंग की फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट्स एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट। आप इस चीज़ को राइट डाउन कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
अगले लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।